नमस्कार, मैं राजेश कुमार द फ्यूचर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या कहे तो जो कंप्यूटर टीचर बनने की योग्यता रखने वाले लोग हैं या कहे तो जो लोग इच्छुक हैं बिहार में बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के माध्यम से कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, उनकी तैयारी के लिए एक एग्जैक्ट या कहें तो एक अप्रोप्रिएट बुक लिस्ट क्या हो सकती है। पिछले वीडियो में जो वीडियो सेशन था हम लोगों का, उस वीडियो में हमने इस चीज को डिस्कस किया कि क्या सिलेबस हो सकता है बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर्स के लिए। और फिर हमने एक वीडियो में इसके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा। तो जो सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहली वीडियो में, उसी सिलेबस के अगेंस्ट कहें या उसी सिलेबस के आलोक में कहें या उसी सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में कहें, तो आज उसी सिलेबस के संदर्भ में हम एक बुक लिस्ट लेकर के आए हैं कि कौन कौन सी किताबें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, कौन कौन सी किताबें आपके तर्कस में एक शानदार तीर हो सकती हैं। क्योंकि याद रखिए, आप सफल योद्धा तब हैं जब आपके तर्कस में शानदार तीर है। और एक स्टूडेंट्स के लिए तर्कस जो है उसकी लाइब्रेरी होती है और तीर जो होते हैं उस लाइब्रेरी में उपस्थित या लाइब्रेरी में मौजूद किताबें। तो आपके पास अगर रिच लाइब्रेरी है किताबों की, तो आप एक शानदार योद्धा साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हथियार ही नहीं है, तो चाहे जितना भी जोश हो, जितना भी जुनून हो, आपकी विल पावर जितनी भी ज्यादा मजबूत हो, अगर तर्कस में तीर नहीं है तो आप युद्ध भूमि में एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। तो इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने लाइब्रेरीज को रिच बनाएं, हमारे पास शानदार हथियार हो किताबों के रूप में, ताकि हम इस युद्ध को शानदार तरीके से लड़ पाएं और सफलता अर्जित कर पाएं। तो आइए आज के इस सेशन में डिस्कस करते हैं उन एप्रोप्रिएट बुक्स के बारे में, या आप कहिए तो उस पूरी कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में जिनका होना जरूरी है हमारे लाइब्रेरीज के अंदर, अगर हम इच्छुक हैं कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में, या निकट भविष्य में और भी जो परीक्षाएं आएंगी उन परीक्षाओं के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि उन परीक्षाओं में भी आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, चाहे वो 9-10 के लेवल पे हो, चाहे वो 6 to 8 लेवल पे हो। क्योंकि आने वाले समय में निश्चित तौर पर अभी 11-12 के लिए कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, कल 9-10 के लिए भी होगा और 6 to 8 के लिए भी होगी। क्योंकि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, एनईपी 2020, उसमें साफ कहा गया भाई कि क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग सिखानी है। तो क्लास 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए कंप्यूटर टीचर्स की तो अनिवार्यता होगी ही होगी। तो आज 1,70,000 में प्राइमरी के शिक्षक हैं, सेकेंडरी लेवल के शिक्षक हैं और सीनियर सेकेंडरी लेवल के शिक्षक हैं। लेकिन एक बहाली ऐसी होगी जिसमें लाखों की संख्या में कंप्यूटर टीचर की बहाली करी जाएगी, प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। और वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बहुत लंबे समय तक टाल नहीं सकते। इसको लागू करना, उसके कैरिकुलम को लागू करना, इसकी व्यवस्था को अपने स्कूलों में लागू करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर बन सके। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं उन बुक्स के बारे में जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करने में एक ब्रह्मास्त्र का रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले अपने इस प्लेटफॉर्म पर, द फ्यूचर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, किस संदर्भ में, तो जो पिछले दिनों हमने सिलेबस को लेकर के जो वीडियो आपके समक्ष रखा था, और आपके समक्ष जो उस वीडियो में सबसे लास्ट स्लाइड हमने रखी थी जिसमें हमने कुछ पेपर्स के नाम रखे थे कि कौन कौन से पेपर्स हमको कवर करने होंगे बीपीएससी के इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इस पेपर पर, इस नतीजे पर हम पहुंचे थे तब जब हमने एनसीईआरटी को एनालाइज किया था, जब हमने एससीईआरटी को एनालाइज किया था, हमने बीएसईबी के द्वारा 9, 10, 11, 12 की जो सिलेबस है उसको एनालाइज किया था, हमने यूपीपीएससी के द्वारा इंटीग्रेट कंप्यूटर टीचर की भर्ती को एनालाइज किया था, हमने DSSB को एनालाइज किया था, हमने केवीएस को एनालाइज किया था। 6 संगठन के सिलेबस और उनके द्वारा ली जाने वाली कंप्यूटर टीचर की बहाली के लिए जो कंटेंट या सिलेबस है, उन सबको एनालाइज करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि क्या हो सकता है एक बेहतर सिलेबस अगर हम बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली इस सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कंप्यूटर टीचर्स की इस बहाली में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हमने एनालाइज करके इन सारी चीजों को आपके सामने रखा था।
हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा आपको लगे, लेकिन मैं फिर भी कह दूं कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली ये टीचर वैकेंसी ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान से क्रैक कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप इस तरह के आदि हैं कि कोई एक मार्केट में बुक की तलाश कर रहे हो जो आपकी सफलता सुनिश्चित कर दे, मैं आपसे कहूंगा आप हथियार डाल दीजिए, तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो योद्धा जो नॉर्मल हथियारों से युद्ध जीतने की रणनीति बना रहा हो, उसको युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके तर्कस में शानदार तीर होने चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, और आइए इन पेपर जो कि ये आपके सामने स्लाइड पड़ा हुआ है, इस स्लाइड्स में जो पेपर मेंशन करे गए हैं, उन पेपरों को या उन पेपर्स के जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी किताबें हमारे लिए जो है वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल की। कंप्यूटर फंडामेंटल एक टॉपिक मेंशन किया गया बीएसईबी के सिलेबस में भी आप देखेंगे इसको, और आपने एनसीईआरटी के सिलेबस में भी देखेंगे, और बहुत सारे बोर्ड्स के द्वारा कंप्यूटर टीचर की बहाली लेने लेने के लिए जो उनका सिलेबस होता है, उसके सिलेबस कंटेंट में भी आप इस टॉपिक को देखेंगे, फंडामेंटल कंप्यूटर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीसीए में 5 दिन में कंप्यूटर फंडामेंटल खत्म हो जाता है। जी नहीं, कंप्यूटर फंडामेंटल की जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये किताबें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया गया है। आप एक बाला गुरुस्वामी की देख रहे हैं जो मैग्रा हिल प्रकाशन की है, आप बीपीबी पब्लिकेशंस का कंप्यूटर फंडामेंटल देख रहे हैं प्रदीप कुमार सिन्हा का, और बहुत शानदार, बहुत इससे पहले भी जो है वो बीपीबी पब्लिकेशंस का प्रदीप कुमार सिन्हा की जो कंप्यूटर फंडामेंटल किताब वो बहुत ही शानदार रही है। आप इन दोनों में से कोई एक किताब ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो वो बेहतर ऑप्शन होगा। अगर हम दूसरे पेपर्स की बात करें, दैट इज द पाइथन। एनसीईआरटी में भी उसको आपने देखा मेंशन किया गया है, और आप देखेंगे कि बीएसईबी के सिलेबस में ऑलरेडी C++ है। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में C++ था, अभी एनसीईआरटी ने उस चीज को अपडेट किया है और वो पाइथन को लेकर के आई है। तो अगर आपके पास कोर पाइथन है नागेश्वर राव का, तो सबसे शानदार किताब। अगर नहीं है तब भी आप बीपीबी पब्लिकेशंस की जो है यशवंत कानितकर की लेटेस्ट पाइथन ले सकते हैं। इसके अलावे अगर ये भी नहीं है तो आप नाइलिट के द्वारा जो ओ लेवल कोर्स कराया जाता है, उस ओ लेवल कोर्स में एक पेपर है, पेपर नंबर 3, यानी कि आप कहें तो मॉड्यूल 3 रिवीजन 5 जो पेपर है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, आप उस पेपर को ले सकते हैं। वो भी आपके सिलेबस के मतलब कि जो भी मतलब एक पाइथन के लेवल पे वो भी आपकी एक बेहतर तैयारी करवा सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक किताब अगर आपके पास है तो शानदार है, नहीं है तो कोशिश कीजिए कि इनमें से कोई एक किताब लीजिए, या इसके अलावे भी अगर पाइथन की कोई बुक किसी दूसरे पब्लिकेशन या राइटर की है तो वो सफिशियंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, लेकिन आप याद रखिए कि इस तैयारी में आपके पास किताब होनी चाहिए। कुंजिका से काम नहीं चलेगा, गेस्ट पेपर से काम नहीं चलेगा, टारगेट जैसे गेस्ट पेपर आपके नैया को पार नहीं लगाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, किताबें होनी चाहिए। बात करें अगले पेपर्स की तो वो है सी, और सी से सवाल आते हैं। आपने स्टेट में का एग्जाम दिया होगा, स्टेट का एग्जाम आपने क्रैक किया होगा, तभी जाकर के इस बहाली में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगर आपने स्टेट का एग्जाम क्रैक किया तो आप देखेंगे कि उसमें सी से सवाल पूछे गए हैं। तो बीएसईबी के द्वारा जो स्टेट ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें जब सी से सवाल पूछे गए हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इसमें सी से सवाल पूछे जा सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते नहीं भैया मेंशन आपने नहीं किया था। अरे मेंशन तो उसने कुछ भी नहीं किया है, एनसीईआरटी बीएसईबी को छोड़ दे तो उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कभी नहीं लिखा है कि कौन सी लैंग्वेजेस। लेकिन लैंग्वेज के आलोक में जब सवाल पूछे जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक आध सवाल सी से निकल करके नहीं आ जाए। तो सी, पूर सी है तो ठीक है, अदरवाइज लेटेस्ट सी है तब भी ठीक है, एनसीसी है तब भी ठीक है, इनके अलावा भी कोई सी का बुक है तब भी ठीक है। बुक नहीं है ये गलत है, और निश्चित तौर पर अगर बुक नहीं है तो आप इंतजाम करें। लेटेस्ट सी मतलब सी के बाद हम C++ की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, तो बाला गुरुस्वामी की मैग्रा हिल प्रकाशन की अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ है तो ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ आप देखेंगे बीपीबी पब्लिकेशन का। और अगर ये भी नहीं है तो ISRD ग्रुप्स की किताबें जो स्पेशली नाइलिट के कोर्सेज के लिए ओ लेवल ए लेवल के लिए लिखी जाती थी, उनकी भी अगर किताबें आपके पास है, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड C++, तो वो भी आपके प्रिपरेशंस में जो है वो एक अहम रोल प्ले कर सकती है। तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C++ में की अगर इन तीनों में से कोई भी किताब आपके पास हो, या आप बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, आप बीई हो कंप्यूटर साइंस से, आप बीएससी आईटी हो एमएससी आईटी हो, पढ़ाई के दौरान भी कोई सी और C++ की किताबें अगर आपके पास है तो वो भी शानदार है। किताबों के जरिए अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करिए। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे जावा। जावा भी एक मोस्ट, मतलब 4 लैंग्वेज तो आपको कवर करने हैं भाई साहब, पाइथन, सी, C++ और जावा, ये 4 कवर करिए ही करिए।
सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो जावा, एक तो बाला गुरुस्वामी की जो मैग्रा हिल प्रकाशन की है, एक कोर जावा नागेश्वर राव की बहुत शानदार चलती है, लेटेस्ट जावा भी है यशवंत कानेटकर की बीबी पब्लिकेशंस की। तीनों में से किसी एक किताब को आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तब, अगर पहले से आपके एकेडमिक्स बुक्स हैं जिनमें जावा भी है, पब्लिकेशन कोई भी हो, चाहे खन्ना पब्लिकेशन हो या कोई भी पब्लिकेशन हो, पब्लिकेशंस छोटा या बड़ा नहीं होता, राइटर्स अपने हिसाब से चीजों को कवर करते हैं, तो किताबें अच्छी और बुरी नहीं होती, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। हमने कुछ किताबों को रिकमेंड करने की कोशिश की है, इसलिए उनके लिए खास करके जिनके पास किताबें ही नहीं, जिन्होंने गेस्ट पेपर से पढ़ाई करी है, जिन्होंने गेस्ट पेपर के भरोसे जो एक ऐसी किताब की खोज में मार्केट में घूम रहे हैं जो 250 पन्नों की हो और यह सुनिश्चित करती हो कि आप अगर इस किताब को कवर कर लेंगे तो बीपीएससी का एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, मैं कहूंगा आप इस भ्रम में बिल्कुल ही ना रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी के सिलेबस में देखिए, बीएससीबी के सिलेबस में देखिए, हर जगह आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भाई सब मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं कहीं सी के द्वारा, कहीं सी प्लस प्लस के द्वारा, कहीं जावा के द्वारा, कहीं पाइथन के द्वारा। तो रियल में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम चीज मतलब वो सेम कॉन्सेप्ट्स है, बट इंप्लीमेंट करने के लिए लैंग्वेज हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है डेटा स्ट्रक्चर का कंटेंट और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का जो कोर्स कंटेंट है वो। तो चाहे आप डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन के थ्रू जाएं, चाहे आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन जावा के थ्रू जाएं, या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी प्लस प्लस के, आर.एस. सलारिया की भी किताब बहुत शानदार है, खन्ना पब्लिकेशंस की। तीनों में से कोई एक किताब आप ले सकते हैं। अगर पहले से एकेडमिक बुक्स डेटा स्ट्रक्चर की मौजूद है, मच बेटर, उसके साथ आप कंटिन्यू करिए। अगर आप ए लेवल के विद्यार्थी रहे हैं और आपके पास डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा भी अगर है, तब भी वो सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन जो है वो शानदार तरीके से कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो डीसीए में 3 दिन में खत्म कर दिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मोटी मोटी किताबें हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की ये किताब जो कि बीपीपी पब्लिकेशंस की, उसके साथ जा सकते हैं। आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक्स जो ए लेवल में एक पेपर के रूप में यूज करी जाती है, आप उसको उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आर सिंधिया की भी किताब आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि बी और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्पेशली डिजाइन करी गई है। तो अगर बी और बीटेक या बीएससी आईटी, एमएससी आईटी या बीसीएमसीए के स्टूडेंट्स जिनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है, उनके एकेडमिक दिनों से ही, उनके पढ़ाई के दिनों से ही, अगर उन्होंने सिर्फ नोट्स और गेस्ट पेपर के भरोसे एग्जाम्स को क्रैक नहीं किया है, पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया है, तो उनके पास जो किताबें हैं उस किताब से कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, उनको नई किताबें लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले बुक्स की तरफ और वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। कहीं कहीं पे सिर्फ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कहीं कहीं पे पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आपके सामने 3 किताबों की लिस्ट दी गई है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक आप देख पा रहे हैं आईएसआरडी ग्रुप का, नाइलिट ए लेवल के लिए ये ग्रुप किताब लिखता था। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आप एक देख पा रहे हैं और एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, 3 किताबें आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा एकेडमिक लेवल पे आपका ये पेपर रहा होगा, आपने उस समय अगर कोई किताब परचेज करी होगी, पब्लिकेशन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर राइटर और पब्लिकेशन अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं। किताबें कभी भी बुरी नहीं होती हैं, पब्लिकेशंस भी कभी बुरा नहीं होता। आपके पास पहले से अगर किताबें मौजूद हैं, डेफिनेटली उस किताब के साथ अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू करिए, स्टार्ट कीजिए, एग्जीक्यूट करिए। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड टेस्टिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सवाल इससे काफी जाते हैं, ये मतलब जितने भी तरह के डीएफडी मॉडल्स हो गए, एचडीएलसी हो गया, फिजिबिलिटी टेस्ट जैसी चीजें हो गई, ठीक है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा, तो ये जितने भी चीजें हैं वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के तहत आते हैं। हम आज की इस वीडियो के बाद अब प्रत्येक पेपर के कोर्स कंटेंट पे एक एक वीडियो बनाएंगे, हर पेपर पे कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स कंटेंट क्या है, सी प्लस प्लस का कोर्स कंटेंट क्या है, जावा का कोर्स, ताकि हम जो है वो एक कंप्लीट एक रोड मैप निकल गया कि सी प्लस प्लस में हमको रियल में पढ़ना क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में हमको रियल में पढ़ना क्या है, कौन कौन चीजों की तैयारी करनी है। अगर हमारा रोड मैप क्लियर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम इस कंफ्यूजन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या पढ़ें, क्या छोड़े, क्या पढ़े। तो आज के इस वीडियो के बाद हमारी अगली जो वीडियो आएगी वो हर एक पेपर के कंप्लीट आउटलाइन पे आएगी और उसके पूरे कोर्स कंटेंट पे आएगी। तो एक स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन आईएसआरडी ग्रुप का जो ए लेवल के लिए इन्होंने लिखा था, तो आप इसको लेकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, या अभी वर्तमान में सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग नाम से बीपीपी पब्लिकेशंस की किताब है ए लेवल के लिए, आप उस किताब के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत शानदार किताब है। मेरे पास जो है इनमें से करीब 2 किताबें, एक आईएसआरडी ग्रुप और एक बीपीपी पब्लिकेशन, दोनों ही किताबें मेरे पास है और दोनों शानदार किताबें हैं। इनके अलावा भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी बुक हो, आप उस बुक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन तीनों में से कोई एक किताब आप खरीदें, लेकिन अगर किताब नहीं है, निश्चित तौर पर कोशिश करें कि किताबों को
अपनी लाइब्रेरी में लाया जाए। आगे अगर बढ़े हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे लोग सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सेम समझते हैं, लेकिन सेम समझने की भूल नहीं करिए, दोनों के कोर्स कंटेंट बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, कुछ कॉमन चीजें दोनों में ही पाई जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आप किताब ले सकते हो भैया, दिख रहे हैं आपके सामने 2-2 3-3 किताबें हैं, इनमें से कोई एक किताब आप ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, उस किताब के साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पियर्सन पब्लिकेशंस की भी किताबें हैं, ठीक है। और 2 किताबें आपके सामने हैं, के अग्रवाल की भी किताबें हैं, वो भी शानदार किताब है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो के अग्रवाल और योगेश सिंह की किताब है, मच बेटर और बहुत शानदार किताब है। आपका क्या हुआ कि देखिए, रियल में जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स की तरफ जाते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जीएस जीके के पेपर्स में, जैसे कि जनरल स्टडीज के पेपर में कुछ पेपर स्टैटिक जीके वाले होते हैं तो वहां रटना जरूरी होता है, लेकिन जो कंसेप्चुअल होते हैं वहां समझना जरूरी होता है। तो निश्चित तौर पर 10+2 लेवल के टीचर की जो नियुक्ति होगी वो रटंत विद्या पर आधारित नहीं होगी, वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वाली होगी। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आंसर को मार्क कर पाएंगे। अगर आप रटंत विद्या के साथ जाएंगे तो इस तरह के सवाल बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए कि स्टैटिक टाइप के, स्टैटिक नेचर के, कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, टीसीपी/आईपी का काम क्या होता है, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बड़े ही कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे। 10+2 लेवल के अध्यापक से यह अपेक्षा होगी कि उनकी समझ जो होगी वो शानदार होगी। तो आप जरा अपने स्टेटस को, अपने लेवल को समझिए और उस लेवल के क्वेश्चंस की अपेक्षा करिए जो बीपीएससी जो है वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, तो उस लेवल का सेट करेगा। तो अगर आप बुक्स के साथ नहीं जाते तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको घुमा दे, क्वेश्चंस आपको उलझा दे, आप समझ ही ना पाए कि रियल में सवाल पूछा क्या जा रहा है और क्या इसका सटीक जवाब हो सकता है। इसलिए भाई साहब, कोई पतली सी किताब नैया पार नहीं लगा सकती, याद रखिएगा। इस तरह के किसी भी ब्रह्मास्त्र, किसी भी एटम बम से दूरी बना करके रखिए। अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो एग्जीक्यूट कराइए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, तब जाकर के सफलता जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, दैट इज द डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। आप देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, बीएससीबी के भी सिलेबस में है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में आप आईएसआरडी ग्रुप का डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क ले सकते हैं। आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बीपीवी पब्लिकेशंस का भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैग्रा हिल प्रकाशंस की भी एक किताब आपके सामने है। और अगर आपके एकेडमिक्स के दौरान बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी के दौरान, ए लेवल, बी लेवल के दौरान अगर आपके पास इस तरह की कोई किताबें मौजूद हैं, आपने किताबों को रद्दी नहीं समझा है, कूड़े के भाव में उनको बेचा नहीं है, आपने आज भी उनको एक वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में समझा है और वैल्यूएबल एसेट्स के रूप में आज भी उनको अपने लाइब्रेरी या अपने तिजोरियों में बचा करके रखा है, तो उन पे पड़ी हुई धूल को झाड़िए और निकालिए उनको उस लाइब्रेरी से और स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन। लेकिन अगर आपने उनको रद्दी का पेपर समझ लिया, आप उनको ले गए सेकेंड हैंड मार्केट में, थर्ड हैंड मार्केट में किलो के भाव में बेच दिया है, तो फिर से उन मार्केट में जाइए, उन किताबों को फिर से खरीद कर लाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर किसी मैजिक और चमत्कार की आशा करिए, क्योंकि अगर मेहनत नहीं होगी, सही तरीके से मेहनत नहीं होगी, तो सफलता निश्चित तौर पर नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं अगले बुक्स की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चाहे आप इसको आरडीबीएमएस कह लीजिए, चाहे आप इसको डीबीएमएस कह लीजिए। और बहुत जगहों पर डीबीएमएस, आरडीबीएमएस के जो किताबें होती है उसमें एसक्यूएल होता ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो आरडीबीएमएस को की किताब आप ले सकते हैं बीपीवी पब्लिकेशंस की, या ए लेवल का डेटाबेस टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं, उसमें आपको एसक्यूएल्स वगैरह भी, सारे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, आरडीबीएमएस सब कुछ मिलेगा। या आईएसआरडी ग्रुप की पुरानी किताब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से ए लेवल में चलती थी, रिवाइज 4 में, आप उस किताब को भी ले सकते हैं। ये किताबें तो अब जनरली बुक्स नहीं मिलती, लेकिन अभी भी पटना जैसे मार्केट्स में आप जाइएगा तो जहाँ सेकंड हैंड किताबों का बाजार लगता है, वहाँ ये किताबें मिल जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ बेच आए हैं, एग्जाम्स क्रैक करने के बाद बेच आए हैं कि अब इसकी क्या ही जरूरत है, समझ रहे हैं? तो वहाँ पे ये किताबें मिल सकती हैं, आप उन किताबों को वहाँ से ले सकते हैं। अगर है तो आप इन किताबों के सहारे अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए। बात करेंगे हम लोग वेब डिजाइनिंग एंड वेब टेक्नोलॉजीज की। HTML5 ब्लैक बुक है, आप देख पा रहे होंगे। CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, पूरा HTML5 भी है, CSS3 भी है, PHP की भी बात करी गई है, jQuery जो कि एक
लाइब्रेरी मतलब फ्रेमवर्क है आपका जावास्क्रिप्ट का, वो भी है। एजेक्स वगैरह पे भी बात करी गई है, एक्सएमएल पे भी बात करी गई है। तो एक कंप्लीट बुक है। अगर वो नहीं है तो बीपीपी पब्लिकेशंस की वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो वो लेवल के दूसरे पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की किताब अगर आपके पास है, जिसमें कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और CSS के फ्रेमवर्क और जावास्क्रिप्ट के एक फ्रेमवर्क की चर्चा की गई है, सफिशिएंट है। मुझे लगता है बैकएंड से बहुत सवाल नहीं होने हैं, फ्रंट एंड तक जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। तो फ्रंट एंड कवर करता है आपका मॉड्यूल 2 ओ लेवल का। तो आप इन तीनों में से कोई एक किताब के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहले से आपके पास किसी दूसरे पब्लिकेशंस की भी अगर ये किताब है तो शानदार है, आप उसके साथ कंटिन्यू करिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखिए एनसीईआरटी के सिलेबस में भी इन चीजों को जो सोशल इंपैक्ट की बात करी गई है ना, वो यही है। एक तो टेक्नोलॉजी क्या चेंज कर रही है, और दूसरा टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इनसिक्योरिटी वाली चीजें हैं, उनके साथ जो थ्रेट्स हैं, उनके साथ हम क्या कैसे निपटेंगे। जैसे आप देखिए ना, साइबर स्पेस में बहुत कुछ बदला है, साइबर क्राइम भी बढ़े हैं भाई साहब। तो साइबर क्राइम के लिए कुछ तो लॉ चाहिए ना, कि अगर साइबर स्पेस में कुछ उस तरह की एक्टिविटीज होती है तो हम कैसे उससे निपटेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये बहुत ही ज्यादा ज्वलन टॉपिक्स है। तो आपके देश में 2006 में IT एक्ट भी पारित हुआ, समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होता है। तो साइबर लॉज क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में उनका अध्ययन, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या साइबर स्पेस में इनसिक्योरिटी जैसी चीजें क्या है, और उनसे सिक्योर होने के लिए जो है, जैसे आपने क्रिप्टोग्राफी का नाम सुना होगा, जो है इनक्रिप्टेड डेटा का नाम सुना होगा, क्या होते हैं ये सारी चीजें। तो इन चीजों को डिस्कस करने की जरूरत है बीपीपी पब्लिकेशंस में। फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो स्पेशली एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या आप साइबर लॉज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। लगभग सब में ये चीजें कवर करी जाती हैं। ऐसी कोई साइबर सिक्योरिटीज की बुक नहीं होगी जिसमें इंडियन एक्ट 2006 को, अगर वो भारत में है, भारत की किताब भारत में चल रही है, तो इंडियन IT एक्ट 2006 को जरूर वो जो है चर्चा में लाएंगे, क्योंकि उसके बगैर आप सिक्योरिटी की बात को कानूनी मतलब वैध तरीके से जो है वो रख ही नहीं सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक किताब या इनसे संबंधित कोई भी किताब आपके पास है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो भाई साहब। बुलियन अलजेब्रा की बात करें, लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा, भाई साहब गेट्स और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये सही ये भी सही तो सब सही, ये सही ये गलत तो सारी चीजें गलत। कुछ याद आ रहा है? लॉजिक गेट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स, आपका पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप समझते हैं ना कि लॉजिक गेट्स का क्या रोल है डेटा सिग्नल्स को जो है वो ऑपरेट करने में। तो बुलियन अलजेब्रा जो है वो उन चीज़ों से संबंधित है। इसके अलावा आप देखिए आपके सामने दो दो किताबें हैं। अगर आपके पास एकेडमिक रूप से ये किताबें हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट यानी जो प्राकृतिक रूप से यूनिक हो, यूनिक इन नेचर। कैसे हम लोग डिजिटल सिग्नल को डिफाइन करते हैं, डिस्क्रीट इन नेचर। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का रोल यही समझ लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल के साथ ही जो है वो ऑपरेट होता है। तो डिजिटल जो है वो डिस्क्रीट इन नेचर है, डिस्क्रीट मतलब यूनिक इन नेचर। तो समझिए कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्या रोल होता है कंप्यूटर साइंस में। तो इसलिए ये मैथमेटिक्स यानी कि ये पोर्शंस यानी कि ये डोमेन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एकेडमिक रूप में बीटेक, बीई, MCA, BCA लेवल पे आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आपके पास कोई भी किताब होगी, उस किताब के साथ कंटिन्यू करिए। नहीं होगी तो निश्चित तौर पर किताब ले लीजिए भाई साहब। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, SQL, MySQL। ये दो किताबें आपके पास SQL के लिए हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि RDBMS और DBMS की किताबें भी इस टॉपिक को इंक्लूड करती हैं। कोई भी DBMS और RDBMS की किताब बिना SQL के अधूरी है, पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हर DBMS में आपको ये सेक्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास RDBMS या DBMS की किताबें हैं तो MySQL के साथ तो किताबें लेने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत तो मुझे नहीं महसूस होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपके सामने ये दो किताबें जो है वो हमने मेंशन करी हैं। अब बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की। याद रखिएगा, ग्राफिक्स डिजाइन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स दोनों सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, विली पब्लिकेशंस का, या आप देखेंगे तो यहाँ पे PHI का है, या एक ISRD ग्रुप का जो A लेवल में कंप्यूटर ग्राफिक्स के रूप में चलता था। तो आप इन तीनों में से कोई एक किताब ले सकते हैं, और अगर पहले से मौजूद है कोई किताब, आप उस किताब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स डिजाइन की। हमने बात की कंप्यूटर ग्राफिक्स की, वो बिल्कुल अलग है। ग्राफिक्स डिजाइन बिल्कुल अलग है। आपने DSSB यानी DSSB के सिलेबस में देखा था, उन्होंने ग्राफिक्स डिजाइन के लिए बात की थी।
उन्होंने उस चीज को डिस्कस किया था भाई, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, इन सब सारी चीजों को डिस्कस किया था। तो डीटीपी का जो कोर्स होता है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, जिसमें कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो वहां से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसे बीपीपी पब्लिकेशंस की एक डीटीपी कोर्स की किताब है, इसमें इन्होंने फोटोशॉप को, इसमें इन्होंने एडोब को, इसमें इन्होंने एडोब पेज मेकर को, इसमें कोरल ड्रॉ को, इन सब सारी चीजों को, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्राफिक डिजाइन से संबंधित, उन चीजों को डिस्कस किया। या ग्राफिक डिजाइन फॉर बिगिनर्स जैसी एक किताबें भी आप परचेज कर सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफिक डिजाइन डिफरेंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स से, तो दोनों एक चीज कभी भी नहीं है। कहीं कहीं बोर्ड में कंप्यूटर ग्राफिक्स से सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमम जगहों पे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि ग्राफिक डिजाइन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि वो क्या पूछेंगे, वो आपके सामने एक मतलब आप कहिए तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया में वो कहते हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी। अब उस सिलेबस को जब आप एनालाइज करिएगा ना, उसका संदर्भ निकालिएगा, तो वो बहुत सारी चीजों को समेटने लगेगा। बहुत सारी समझ कैसे होता है कि प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट और हम उस पर 10 घंटे बहस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, उनके कहने का संदर्भ क्या था। तो उसी तरह से ये सिलेबस होते हैं, दिखते तो एक पन्ने के हैं, 1.5 पन्ने 2 पन्ने में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आप उनको एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि ये कितनी चीजों को समेटे हुए हैं। तो पीजीटी लेवल पे आपके लिए जो सिलेबस होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। वो गागर में सागर जैसी वाली स्थिति होती है, दिखता तो छोटा है लेकिन वो अपने आप में समुद्र होता है। बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे वर्चुअल रियलिटी की बात होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, डीप लर्निंग की बात हो रही है, बिग डेटा की बात हो रही है, डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है। जो भी है नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कंप्यूटर फील्ड में, आईटी फील्ड में हो रही हैं, उनसे सवाल 100% रहेंगे। और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी और बीएसईबी दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक्स है भाई साहब। आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं बीपीपी पब्लिकेशंस या खन्ना पब्लिकेशंस की इन किताबों के जरिए, और नहीं तो आप करंट अफेयर्स या यूट्यूब के जरिए भी बहुत सारी चीजों को, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जानकारी के रूप में वहां से जानना और एक इस तरह से जानना ताकि आप इन चीजों को रूट लेवल पे समझ पाएं, ताकि आप परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे पाए, दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, आप न्यूज देख करके किसी चीज को एक मोटा मोटी समझते हैं, लेकिन अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना हो तो न्यूज एंकर के उस प्रेजेंटेशन से काम चलने वाला नहीं है, आपको डीप एनालिसिस की जरूरत होती है, और उसी के लिए किताबें होती हैं, उसी के लिए किताबें होती हैं। तो एक परीक्षार्थी की तरह सोचिए, ये नहीं कि हाँ हमको पता है, इस ये मोटा मोटी ज्ञान नहीं, आपको डीप नॉलेज की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट्स की तरफ, और हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सच में किताबें नहीं है, आपकी पूरी पढ़ाई नोट्स या गेस्ट पेपर के भरोसे हुई है, तो बीपीपी पब्लिकेशन जो है उसके पास एक मतलब कि शानदार कलेक्शन है कंप्यूटर साइंस की किताबों का। आप देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल भी मिल जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क भी मिल जाएगा, C++ भी मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी मिल जाएगा, वेब डिजाइनिंग भी मिल जाएगा, जावा मिल जाएगा, पाइथन मिल जाएगा। पाइथन में भी 11 एनसीईआरटी बेस्ड 11 का पाइथन मिल जाएगा, 12 का पाइथन मिल जाएगा, ओ लेवल का पाइथन मिल जाएगा। अगर आप जो है आगे देखें तो माई एसक्यूएल मिल जाएगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, डीटीपी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, जावा मिल जाएगा, लेटेस्ट पाइथन मिल जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा। यानी कि आपका ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना, हर सिलेबस से मतलब हर एक सब्जेक्ट, हर एक पेपर की किताब आपको बीपीपी पब्लिकेशंस में मिल जाएगी। मैं एक बार आश्वस्त कर दूं कि मैं यहाँ पे बीपीपी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन वीडियो, याद रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास सच में किताबें नहीं है तो एक पब्लिकेशन जो आपकी आपूर्ति कर सकता है, आपकी मांग की आपूर्ति कर सकता है, आपके डिमांड को पूरा कर सकता है, वो बीपीपी पब्लिकेशन जो है वो है। आप यहां से इन सारी किताबों को ले सकते हैं। पटना के मार्केट में जाइए, सबसे पहले उस मार्केट में जाइए जहां 40%, 50%, 60%, 70% डिस्काउंट पे किताबें मिलती हैं। किताबें कभी पुरानी नहीं होती हैं, जितनी पुरानी किताब होगी गोल्ड की तरह होगी। किताबों को सोना समझो, पुराना जितना होगा उतना महंगा होगा, उतना कीमती होगा। किताबें एसेट्स के रूप में, एसेट्स की तरह होती हैं। कभी भी उनको कूड़ा समझने की भूल ना करो कि किताब को सेकंड हैंड में बेच दिए, थर्ड हैंड में बेच दिए, 20% पे बेच दिए, 40% पे बेच दिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप वहां जाइए और किताबों को एक बेहतर डिस्काउंट पे परचेज करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, पब्लिकेशन मैटर नहीं करता, राइटर मैटर नहीं करता। पब्लिकेशन और राइटर अच्छे होते हैं, अपने तरफ से सबसे शानदार किताब लिखने की कोशिश करते हैं, उनके कॉन्टेंट बेहतर होते हैं। हाँ, किताबों का होना जरूरी है, तभी जाकर के हम डीप स्टडी कर पाएंगे, प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे, और हम एक बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो याद रखिएगा, किताबों के अलावा गेस्ट पेपर या नोट्स में कैपेबिलिटी नहीं है, तो बीपीपी पब्लिकेशंस में आपको इनका पूरा कलेक्शन मिल सकता है। इसके अलावा जो भी किताबें हमने रिकमेंड करी, उनको एक बार उस मार्केट में खोजिए, कम दामों में उन किताबों को जहां पे वो उपलब्ध है आप लीजिए, और अपनी पढ़ाई को जो है वो स्टार्ट कीजिए। समय बहुत कम है, 2.5 महीने से भी कम समय बचा हुआ है।
लेकिन एक चीज और, अगर पढ़ाई के दिनों का नोट्स है ना, अपने शिक्षकों के द्वारा लिखवाए गए नोट्स या आपके द्वारा बनाए गए नोट्स या ग्रुप डिस्कशन से निकली हुई बातें, अगर नोट्स है तो वो भी आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। लेकिन हर एक नोट्स एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रफ कॉपी बना ली, मतलब ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग नोट्स, सैड का, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का अलग नोट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल का अलग नोट्स, सी का अलग नोट्स, जावा का। अगर ये कलेक्शंस है तो आप समझिए कि आप बहुत बेहतर पोजीशंस में हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। इसके अलावा भाई साहब, जो 40 नंबर वाला सेगमेंट है उसको कैसे भूल सकते हैं हम, जो 40 नंबर वाला सेगमेंट है उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम। 40 नंबर कहाँ से पूछे जाने हैं, तो पूछे जाने हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, पूछे जाने हैं भूगोल से, पूछे जाने हैं सामान्य विज्ञान से, पूछे जाने हैं जनरल अवेयरनेस से, और पूछे जाने हैं जनरल मैथमेटिक्स से और करंट अफेयर से। इतने सारे सेगमेंट्स हैं। तो इनकी किताबें मैंने कॉस्मोस पब्लिकेशंस, हालांकि ये भी कोई यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं पब्लिकेशंस की, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक एक डेडिकेटेड किताब हो जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करती हो तो बहुत बेहतर होगा। तो जैसे कि कॉस्मोस में जो महेश बर्णवाल साहब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी को हमने जो है वो फॉलो किया है। तो आप देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये पूरा का पूरा आपको राष्ट्रीय आंदोलन कवर करेगा। जियोग्राफी, ये वर्ल्ड और इंडियन दोनों जियोग्राफी कवर करेगा। आप जनरल साइंस की ये किताब ले सकते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न 6 to 12 तक। आप जनरल स्टडीज ले सकते हैं जिसमें जो जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। आप जनरल मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल साहब का ले सकते हैं, सन पब्लिकेशंस का। और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर से भी बहुत सवाल होते हैं, तो आप करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन्स ले सकते हैं या अपने आप को अपडेट रख सकते हैं किसी भी यूट्यूब के या किसी अदर सोर्स के माध्यम से। तो ये आपके 40 नंबर को कवर करेंगे। इससे पहले जो मैंने किताबों को आपके सामने रखा वो 80 नंबर को कवर करेगा। अगर तैयारी 120 नंबर की हुई शानदार तरीके से तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए 8300 प्लस वैकेंसी में एक सीट निश्चित तौर पर बुक कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बकवास कर रहे हैं तो फिर आप अपने तरीके से तैयारी करके देख लीजिए। अगर आप नहीं कहेंगे कि नहीं बात तो सही थी, मैं कह रहा हूं ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जैसी किसी किताब की खोज में है जो आपको पीजीटी लेवल पे बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 10+2 लेवल पे कंप्यूटर टीचर बना दे, तो मैं फिर आपको कहता हूं हथियार डाल दीजिए। जरूरत नहीं है तैयारी की, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ल्यूसेंट जैसी कोई किताब नहीं है कंप्यूटर साइंस में जो आपको पूरा का पूरा जो है ये कवर करा दे। इसके अलावे अगर आप किसी गाइड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, देन गेट वगैरह से संबंधित जो किताबें होती हैं आप उन किताबों की तरफ जाइए, देखिए उनके पेपर्स को, देखिए उनके कोर्स कंटेंट को, देखिए उनके सिलेबसेस को, देखिए उनमें उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को और उस लेवल से अपनी तैयारी को करिए। यहाँ पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस पेंट जैसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इस अपेक्षा के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप खाली हाथ लौटेंगे, आपको निराश होना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको सतर्क करूंगा, अपनी तैयारी को पीजीटी लेवल का बनाइए, अन्य जो बोर्ड एग्जाम लेते हैं उस लेवल को पहचानिए, गेट में जो एग्जाम्स होते हैं उस लेवल को पहचानिए, एमसीए के एंट्रेंस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उस लेवल को पहचानिए और तब अपनी तैयारी को करिए। आपके तर्कस में तीर होने ही चाहिए, तभी युद्ध के मैदान में आपके पांव जमे रह सकते हैं। अगर तर्कस तीरों से खाली होगा, आप एक सेकेंड जो है वो नहीं टिकेंगे, आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही है भाई साहब? और अगर इन टॉपिक से यानी जीएस वाले इस टॉपिक से भी संबंधित आपके पास नोट्स हो, आपके मित्रों के पास नोट्स हो, तो वो अभी आपके लिए काम कर सकते हैं। 40 नंबर की जो तैयारी है ना वन लाइनर वाले तरीके से करो, लेकिन 80 नंबर की जो तैयारी है ना उसको डीप स्टडी से करो, उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करो। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप अगर किताबों से संबंधित, सिलेबस से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं बच गई होंगी तो वो दूर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है और इस वीडियो पे अपना समय, कीमती समय देने के बावजूद भी आपको लगा कि मैं सिर्फ बहका रहा हूं, तो हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगता हूं। एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा इस चैनल पर, तब तक इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।